चलिए भाग नंबर 3 की बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से ध्यान से। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग बात करेंगे एक टाइप की, जो आपका है उपसमुच्चय, है ना। अभी तक जो भाग पढ़ रहे थे, अभी सब समुच्चय के प्रकार पढ़ रहे थे, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, उनका कौन कौन टाइप होता है, तो वही सब अभी हम लोग पढ़ रहे थे। समुच्चय के प्रकार, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ये सभी जितने था समुच्चय के प्रकार था। अब समुच्चय का एक भाग दूसरा होता है, क्या होता है, उपसमुच्चय। देखिए उपसमुच्चय नाम से क्लियर है, उप मतलब उसका छोटा भाग, छोटा भाग मतलब उसका आधा भाग जो उसके नीचे हो। इसका मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि समुच्चय का प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव हो, ठीक है, बी का भी अवयव हो, तो बी का उपसमुच्चय होगा। मतलब कह लीजिए, जैसे सबसे पहले उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए जो क्या बोलता है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और बी क्या बोलता है, आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मतलब क्या, यदि बी का अगर देखा जाए, यानी कह ऐसे कम समझ ले कि ए एक बड़ा समुच्चय है ना। ए जो यानी ऐसे इसको लेके, यदि बी का प्रत्येक समुच्चय, इसको ऐसे करके चले, यदि इसको लेके चले, ये थोड़ा सा हो जाएगा, यदि बी का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, है ना, बी का प्रत्येक अवयव थोड़ा सा इधर इसमें ए का भी अवयव हो, ठीक है, तो बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा। थोड़ा सा लिखने के आगे पीछे ए बी में हो गया, तो बी ए का उप समुच्चय होगा, ये बी ए का उपसमुच्चय होगा। देखिए कहने का मतलब क्या, यदि बी का प्रत्येक अवयव किसी बड़े वाले सेट ए का भी अवयव हो, तो क्या हो जाएगा भाई, बी ए का उपसमुच्चय। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं, आपके कक्षा में ए जो क्या बताता है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और बी जो है आपको क्या बताता है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यानी आप खुद ही एग्जाम्पल से समझिए कि बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए में तो शामिल होगा ही होगा। इस तरह से बी जो है ए का एक उप समुच्चय हो गया, मतलब उसका छोटा भाग हो गया। बात समझ रहे हैं, यानी एक बड़ा समुच्चय, एक छोटा समुच्चय, और छोटे समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए बड़े वाले समुच्चय के अंदर आता हो, तो वो जो छोटा समुच्चय हो जाता है बड़े समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लेते हैं बिहार। बिहार जो है एक मतलब जो भी जिलों का समुच्चय है, जो भी है, और देश, देश क्या है भाई, भारत, वो क्या है, राज्यों का समुच्चय है। तो कह सकते हैं कि बिहार जो है वो भारत का एक उप समुच्चय है, ऐसे कह सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा राज्यों का समुच्चय और बिहार एक जिलों का समुच्चय, यानी बिहार जो भी है वो सभी भारत में आता है। तो कह सकते हैं जो बिहार जो है वो भारत का एक उप समुच्चय आता है। मतलब एक छोटा समुच्चय जो किसी बड़े वाले समुच्चय के अंतर्गत आता है, तो अंतर्गत आने वाले छोटे समुच्चय को हम लोग कह सकते हैं कि बड़े वाले समुच्चय का एक उप समुच्चय है ना। तो अब ये एक बात आपका क्लियर हो गया होगा, जैसे बिहार है भारत का उप समुच्चय है, और नवादा है वो बिहार का उप समुच्चय है। ये चीज हम लोग लेके समझते हैं, नवादा किसका उप समुच्चय हो गया, तो बिहार का। बिहार किसका उप समुच्चय हो, बिहार किसका उप समुच्चय हो गया, तो भारत का। भारत किसका उप समुच्चय हो गया, तो एशिया का। तो ऐसे हम लोग लेके, और एशिया किसका उप समुच्चय हो गया, तो पृथ्वी का। तो ऐसे हम लोग लेके समझ सकते हैं कि हर एक चीज जो होता है अपने बड़े वाले भाग का उप समुच्चय होता है। तो इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लेके चले। एक बार फिर से कर देते हैं। नवादा जहाँ रहते हैं वो ऐसा ऐसा बहुत सारा जिला है, किसके अंतर्गत आता है, बिहार के अंतर्गत। तो कह सकते हैं नवादा बिहार का उप समुच्चय है। बिहार है, बिहार जैसे बहुत सारे राज्य किसके अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत। तो कह सकते हैं बिहार जो है भारत का उप समुच्चय है। उसी तरह से जो भारत जैसे बहुत सारे देश किस देश के अंतर्गत आते हैं, एशिया के अंतर्गत। तो कह सकते हैं भारत एशिया का उप समुच्चय है। तो ऐसे हम लोग चीजों को लेके समझ सकते हैं। उप समुच्चय का मतलब एक ऐसा छोटा सेट जो किसी बड़े वाले सेट के अंतर्गत आता है, तो इस छोटे समुच्चय को बड़े वाले सेट का उप समुच्चय कहते हैं। अब एक लिखने का तरीका देखिए। अब देखिए इसी तरह से एग्जाम्पल से हम क्लियर है कि ए जो है क्या बताता है भाई, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, और बी क्या बताता है, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। जाहिर सी बात है आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो आपके विद्यालय के अंतर्गत ही आते हैं,
यानी कह सकते हैं बी उप समुच्चय किसका, तो ए का। क्योंकि बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखने में जो इस तरीके से हमने लिख दिया, एक्चुअली ऐसा आपको बुक में या कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कैसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो दिखा देते हैं आपको। जो है इस तरीके के आपको मिलेगा, ये जो है ऐसे करके सिर्फ मिलेगा। इसी को उप समुच्चय लेके देखते हैं प्रतीक के तौर पे। इसको इसी चीज को थोड़ा सा माइंड रखिएगा, ये जो सेट है ना, ये जो बताया गया है, यही आपका जो होता है उप समुच्चय को मतलब कि दर्शाने का तरीका होता है। क्योंकि वहां पे सिस्टम में या कहीं भी लिखने के लिए मेथड नहीं था, तो ऐसे हम नहीं लिखते। यानी आप इस चीज को माइंड रखिएगा कि प्रतीक जो है इस तरीके से प्रतीक को हम लोग हमेशा अपना देखते हैं, बनाते हैं जब भी हम लोग उप समुच्चय की भाग करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हमको भी उसी तरीके से लिखे, खाली 2 लाइन बीच में आगे, जिसको हम नहीं करेंगे। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि ऐसे ही केवल देना है, बस बीच में 2 लाइन ऐसे करके नहीं देना है। क्योंकि सिस्टम में वही कोड था, तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव हो, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर बी। मतलब क्या, यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, दोनों बराबर बराबर है, मतलब जो ए में अवयव है वही बी में है और जो बी में अवयव है वही ए में है, तो उसको हम लोग कहेंगे ए बराबर बी। तो हम लोग इस चीज को अभी थोड़ा सा देर पहले पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे। इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय। समान समुच्चय में ये चीज था कि जब ए का अवयव भी बी में था और बी का अवयव भी ए में था, तो वैसे समुच्चय को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। और जब एक तरफा रहे, जैसे कि मतलब कि ए का अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं हो, तो वैसे को हम लोग उप समुच्चय कहते हैं। ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक बी में हो, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं हो, तो वैसे को हम लोग सिर्फ उप समुच्चय कहेंगे। लेकिन यदि दोनों का प्रत्येक अवयव दोनों में हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों समुच्चय आपका समान समुच्चय है। और हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और क्या है, देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का एक उप समुच्चय है। परिमेय संख्याएं जितनी भी हो गई वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए Q एप्सिलॉन R। हाँ, अब आगे देखते हैं। जैसे उसी तरह से एक और एग्जांपल दिया गया है। यदि ए का अवयव है 1 2 3 और बी का अवयव है 1 2 3 4 5, हम लोग देख के समझ सकते हैं कि एक तरह से ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के में मौजूद है, तो एक उचित उप समुच्चय भी इसको कहा जाता है एक तरह से, जिसमें आपका एक हरेक अवयव दूसरे वाले में मौजूद हो। तो इसको उचित उप समुच्चय या उप समुच्चय जो भी कह सकते हैं, दोनों बात वही है। थोड़ा सा अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा इस पर समझेंगे कैसे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यही है आपका उप समुच्चय, है ना। उप समुच्चय तो यही था। अब इस पे देखिए क्वेश्चन जो है, एक बात हम लोग लेके चलेंगे, थोड़ा देर बाद तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थोड़ा इस पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए परिभाषा हम लोग उप समुच्चय का देख रहे थे। अब एक आता है कि इसको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। ये तो उप समुच्चय का हम लोग देखें। उप समुच्चय का ये सब वही है कि बी का भी अवयव हो ए का भी अवयव हो। तो देखिए अब उप समुच्चय नहीं है कैसे। जैसे मान लो अगर आपको दे रहा है ए का अवयव है ए आई ओ यू और बी का अवयव ए बी सी डी, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो इसको कह सकते हैं उप समुच्चय हम लोग नहीं है। यानी अगर प्रत्येक का अवयव जैसे कि ए दे रहा था ए आई ओ यू और बी दे रहा था ए बी सी डी, तो जैसे ए का प्रत्येक ए बी का एक उप समुच्चय नहीं है तथा बी ए का भी एक उप समुच्चय नहीं है। तो ऐसे हम चीजों को लेकर के इसमें समझ सकते हैं, यानी उसके अंदर आना चाहिए। अब आगे इसमें देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण के तौर पे कैसे हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे, थोड़ा सा इस पर देखते हैं। नीचे लिखे पे विचार की उदाहरण जैसे दिया हुआ है। देखिए अगर उप समुच्चय है तो सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे ऐसे, और उप समुच्चय नहीं है तो इस तरह से बीच में लाइन हम लोग काट देंगे।
देखिए ये जो है, देखिए आपको बताना है यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाइव ए बी सी ऐसा लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, हर एक पाई जो होता है हर एक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, क्योंकि कोई भी समुच्चय मान लेके चलिए उसमें रिक्त एक स्थान तो ऑटोमेटिकली रहेगा। तो यानी कहा जा सकता है कि कभी भी कोई रिक्त समुच्चय होता है वो किसी उप समुच्चय का एक, किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय हो सकता है, रिक्त समुच्चय। बात समझ रहे हैं अमन जी? हाँ सर। अच्छा देखिए, अब हमें बताइए, देखिए हम बता चुके अभी जो रिक्त समुच्चय है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, जैसे पाई फाई है तो ये इसका उपसमुच्चय होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे ए और बी में देखिए, ए है 13, बी है 159। अब देख रहे हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में तो शामिल नहीं है, तो यानी हम लोग लिखेंगे ए उपसमुच्चय नहीं है किसका भाई, तो बी का। नहीं का मतलब इस तरह से फाई लिख करके ऐसे कट कर देंगे, और रहेगा तो सिर्फ इस तरह से ऐसे करके यू करके जैसे टर्न दे देंगे। उसी तरह से ए और सी में देते हैं, देखिए ए का अवयव है 1 और 3, सी का अवयव है 1 3 5 7 और 9। तो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि 1 3 जो है वो सी में मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पे समुच्चय वाला जो भाग है वो चीज यहाँ पे लिख देंगे। ये जो आपको फाइव इस तरह से बनाया हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बी और सी की बात पूछ रहा है, देखिए बी का जो अवयव है 159, सी का अवयव क्या है 159, इसमें भी मौजूद है, यानी इसमें भी भाग हो जाएगा, समुच्चय है। यानी कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ए सी का उपसमुच्चय है, और बी सी का भी उपसमुच्चय है, और पाई तो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है। यानी पाई अब समुच्चय है किसका भाई, तो बी का। तो ये चीजों को थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी दे देंगे, तो आपको ये चीजें आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। यही चीजें इसमें बताया गया है। अब देखिए 10वां नंबर में, देखिए अब ए दे रहा है बी, ए बराबर दे रहा है ए आई ओ यू, बी बराबर ए बी सी डी, तो क्या ए बी का उप समुच्चय है? नहीं। तो क्यों, ऐसा कारण पूछा है, ए बी का उप समुच्चय है क्यों नहीं? तो देखिए मान लिए कि ए बी सी ऐसे ही तो सत्यापित किया गया है ऐसे करके, तो इतना तो खैर ज्यादा आएगा नहीं, तो इस पर जो क्वेश्चन दे देंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे, अब और आगे आते, देखिए आगे आते हैं हम लोग, ये तो समुच्चय वाला भाग हो गया। अब उप समुच्चय हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो आगे वाले में हम लोग वही पढ़ना था, ये या 3 चीजें 4 चीजें पढ़नी थी। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या है, तो देखा जाए, यदि कहने का मतलब यदि ए बी कोई दो लेटर है, ए बी मतलब किसको कर रहे हैं, यदि ए और बी अगर कोई समुच्चय रियल, आर मतलब रियल मतलब वास्तविक संख्या का कोई मेंबर है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि और ए जो है ना बी से छोटा है, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को मतलब ए और बी के अंदर में कुछ लिखने के लिए जितने भी वैल्यू है तो उसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखा गया। जैसे मान लेते हैं कि 1 और 10 दो वास्तविक संख्याएं हैं, आपको निरूपित करना है 1 से 10 तक की बीच वाली संख्याओं को, जैसे मतलब कि 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको निरूपित करना है, एक सेट के रूप में बनाना है। किस तरीके से, समुच्चय निर्माण तरीके से। तो इसको अंतराल के रूप में लिखा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि सारा का सारा हम डाटा लिख के बताएं। तो आप बता सकते हैं कि 1 से 10 तक की बीच की संख्याएं, तो इसका मतलब इसी को कहा गया ऐसे लिखने का तरीका, वास्तविक संख्याओं के समूह। जैसे इसको 1 से 10 के लिखने का तरीका, जैसे 1 से लेकर 10, यानी y कोई अवयव है जहाँ पे y का मान a से बड़ा और b से छोटा है। सर कहाँ चल गए यार? अरे हो गया भाई, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट सामने देखा जाए, इधर देखिए थोड़ा देर हो गया था। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पे तो कहा गया कि जैसे मान लेते हैं कि y कोई अवयव है जहाँ पे y का मान क्या है, a से लेकर के किसके बीच में है भाई, तो b के बीच में। मतलब जो y है, जो अवयव है वो a से बड़ा और b से क्या है, छोटा है। यानी जैसे हम अभी बोले हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याओं का समुच्चय, तो उसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y जो है, y के जब y1 y10 ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी y का मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा।
इस तरह से लिखने के लिए हम लोग एक कहते हैं विविध अंतराल। अंतराल इसको हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, जैसे इस तरह से लिखें, ना स्टेटमेंट न लिख करके हम डायरेक्टली छोटी कोष्ठ दे देंगे और छोटी कोष्ठ ए कॉमा बी हम लोग लिख सकते हैं। ए कॉमा बी लिखने का मतलब ही हो गया छोटी कोष्ठ में, यानी इसके मतलब जितनी भी अवयव हैं वो ए से बड़े हैं और बी से जाकर के क्या है, छोटे हैं। यानी छोटी कोष्ठ में 1 और 10 हम लोग लिख देंगे, इसका मतलब ही बात हो गया कि हमें वैसी संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो रहा है जो 1 से बड़ा और 10 से क्या हो गया, जो छोटा हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग विपरीत अंतराल। इसका अर्थ यह है कि ए और बी के बीच सभी बिंदु इस अंतराल में हैं, परंतु स्वयं ए और बी इस अंतराल में नहीं है। यानी छोटी कोष्ठ के अंदर ए और बी लिखने का मतलब ये दर्शाता है, इसको हम लोग कहते हैं विपरीत अंतराल। और विपरीत अंतराल क्या बतलाता है कि इसके अंदर के बीच के सारे बिंदु, लेकिन ए और बी को शामिल नहीं करना है। जैसे मतलब क्या, 1 से 10 तक के बीच की संख्याएं, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी हो जाती है। अगर इसको विपरीत अंतराल के रूप में लिखना पड़ेगा तो छोटी कोष्ठ लिख देंगे 1 और 10, इसका मतलब हो जाएगा। और वही आपको लिखना है कि भाई वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं उसे बंद अंतराल भी कहते हैं। मतलब जो अंतिम बिंदु दे दें 1 और 10, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से सारे 1 और 10 को भी शामिल करके लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बंद अंतराल कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या, जो शुरू और अंतिम दोनों दरवाजा को बंद कर दिया और ऐसे दोनों दरवाजे खुले हैं, मतलब क्या, अब शुरुआत वाला अवयव और अंत वाला अवयव नहीं है, तो मतलब क्या, बीच के दरवाजे दोनों दरवाजे खुले हैं, तो इसको कहा गया विपरीत अंतराल। और यही अगर दोनों दरवाजे बंद कर दिए जाए, दोनों अवयव को शामिल कर दिया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं बंद अंतराल। और इसको कैसे प्रतीक के रूप में लिखते हैं भाई, तो वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रतीक के रूप में कैसे, तो ये बड़ी कोष्ठक दे देंगे ए और बी, यानी इसका मतलब हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बी। मतलब क्या, x का जो भी मान है 1 या उससे बड़ा और 10 या उससे छोटा, इसको कहते हैं बंद अंतराल। और इसको कहते हैं बंद अंतराल और इसको कहते हैं विपरीत अंतराल। तो ये चीजें आ जाती है, यानी एक ऐसा बिंदु जिसका अंत बिंदु बंद और दूसरा बिंदु खुला हो, है ना, मतलब अंत बिंदु बंद और दूसरा बिंदु खुला हो। समझ में नहीं आया। हाँ, एग्जाम्पल दे के बता देते हैं, रुको देखो बेटा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके हम इस चीज को आपको समझा देते हैं। देखिए नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, रुको ना, रुको रुको रुको, दिखा देते हैं। देख देख, रुके रुके दिखाते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल हम देख समझा देंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछा है यहाँ पे कर दें, ये रुको तो बेटा, हाँ समझ में आ जाएगा, सारा आ जाएगा क्लियर। और अगर आपसे बोलेगा 1 से 10 तक के बीच, 1 से 10 तक के बीच सभी संख्याओं के समुच्चय आपको लिखने हैं। संख्याओं 1 से 10 तक के बीच सभी संख्याओं का समुच्चय आपको ये लिखना है कि 1 से 10 तक के बीच की सभी संख्याएं, मतलब क्या, 1 और 10 को आपको शामिल नहीं करना है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्या, आपको इसका मतलब हुआ क्या कि ऐसा वैल्यू लिखना है, कोई ऐसा वैल्यू है, देखना, y कोई ऐसा वैल्यू है जो 1 से बड़ा और 10 से क्या है, छोटा है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके मतलब कौन कौन हो गया, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, 9, यानी इन सभी को एक ग्रुप बना के लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे ना,
1 और 10। इसका मतलब ही हो जाएगा कि ये एक तरह से क्या हो गया भाई, तो ये एक तरह से हो गया विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल मतलब कि जो हो गया आपको खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब क्या, जो मतलब कि y जो वैल्यू है जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, मतलब इस अगर कोई भी संख्याओं को लिखना रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1 और 10। एक बार इसको फिर से हम लोग करके बता देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं, अभी वही चीज को कर रहे थे। देखिए देखिए जैसे मान लेते था कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, सभी संख्याओं का निरूपण, सभी, है ना, सभी संख्याओं का निरूपण 1 से 10 तक के बीच, ऊपर में लिख देते हैं 10 तक के बीच सभी संख्याओं का निरूपण, 1 से 10 तक के बीच सभी संख्याओं का निरूपण करना है। तो सभी संख्याओं का निरूपण करना है तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बीच में मतलब कौन कौन संख्याएं आ जाएगी, इसके बीच में आ जाएंगी 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच में। तो इसको अगर लिखना है तो इसको लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे 1 और 10। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि y कोई ऐसा मेंबर है जहां y का मान 1 से बड़ा और 10 से क्या है, छोटा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग खुला अंतराल या विपरीत अंतराल। इसी को हम लोग कहेंगे विपरीत अंतराल। यही हो गया विपरीत अंतराल या खुला अंतराल, खुला अंतराल। लेकिन यही अगर बंद अंतराल करना है तो मतलब क्या, जिसमें अगर 1 और 10 को भी शामिल कर दें, मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर दे दिया कि 1 से लेकर 10 तक, 10 तक सभी संख्याओं का निरूपण, सभी संख्याओं का निरूपण करना है। 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का निरूपण, जिसमें मतलब कौन कौन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब क्या 1 और 10 को भी इसमें शामिल कर दें तो इसी को कहेंगे हम लोग बंद अंतराल। यही आपका हो जाता है बंद अंतराल, जिसमें मतलब कि आउटर और जो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों लिमिट आपको मतलब कि दिया गया रहे। मतलब 1 और 10 ये सारे को बीच में हो गया। तो बंद अंतराल यानी बंद अंतराल को लिखने का तरीका क्या हो गया, 1 और 10। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y कोई ऐसा अवयव है जहाँ पे y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। यानी जब आउटर और इनर जो भी है, बाहर और अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी अगर हम शामिल कर दें तो इसको कहेंगे बंद अंतराल। और बाहर और अंदर इस दोनों को बाहर करके रखते हैं, इसके बीच वाले अवयव को लिखते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे खुला अंतराल। यानी इसको चाहे तो ऐसे लिखा जा सकता है और अगर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है। ये दोनों का अवयव, मतलब अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, और इस तरीके से लिख रहे हैं इसका मतलब है ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। बस सीधा सीधी वही बात है। ऊपर वाले को कहेंगे हम लोग खुला अंतराल, नीचे वाले को कहेंगे बंद अंतराल। मतलब क्या, अगर छोटी कोष्ठ के अंदर कोई वैल्यू दे दिया 1 और 10, इसका मतलब इसके बीच वाले अवयव को लिखिए, और बड़ी कोष्ठ के अंदर कोई वैल्यू दे दिया तो इसके बीच वाले अवयव को तो लिखिए लिखिए, साथ में 1 और 10 को भी लिखिए। तो ये चीजें हम लोग एक दर्शाने का तरीका हो गया किसके बीच में भाई, सो संख्याओं को भी दर्शाने का तरीका हो गया। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच की सभी संख्याओं को आपको लिखना है, तो लिखने तो नहीं ना जाइएगा, एक बार फिर से इसको दूसरे एक एग्जाम्पल और लेके कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल इसको लेकर के चलते हैं। देखिए क्लियर और ड्राइंग। हाँ, तो जैसे मान लेते हैं कि एक से ले करके आप 100 तक की सभी संख्याओं के बीच का निरूपण करना है। मतलब इसके बीच की संख्याएं, इसके, अगर आपको बोला गया कि 1 से लेकर के 100 तक की इसके बीच की संख्याओं को लिखिए,
इसके बीच की संख्याओं को लिखिए। इसके 1 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्याएं लिखिए। तो इसको कैसे लिखिएगा, मतलब डायरेक्टली लिख दीजिए 1 और 100। मतलब क्या हो गया कि इसके बीच की संख्याएं आ गई। और इसको मतलब अगर आपको बोल दिया कि 1 से लेकर, ठीक है, 100 तक की कुल संख्याओं का निरूपण, कुल संख्याओं का निरूपण। अगर आपको बोल दिया कि 1 से लेकर के 100 तक की कुल संख्या, मतलब 1 से शुरुआत करना है और कहां तक जाना है, 100 तक जाना है, बंद लिमिट हो गया। तो इसको हम ऐसे कैसे कर देंगे, 1 से लेकर के 100। और अगर इसके बीच में बोलेगा इसके बीच का लिखना है, तो बीच को लिए इस तरीके से लिखेंगे। इसको कहेंगे हम लोग खुला अंतराल, एक तरह से खुला या विवृत अंतराल, विवृत अंतराल ये हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसको कहेंगे बंद अंतराल। इसको क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा बंद अंतराल, ये क्या हो गया, खुला अंतराल। अब बात समझ रहे हैं अमन जी। अगर आपको कोई भी संख्याएं हैं उसके बीच का वैल्यू सिर्फ लिखना है, तो उसका मतलब हो गया खुला अंतराल है। और खुला अंतराल लिखने का तरीका क्या हो गया, तो ऐसे। और अगर आपको शुरू और अंत दोनों संख्याओं को शामिल करके लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कहेंगे हम लोग बंद अंतराल। और बंद अंतराल को कैसे लिखेंगे, बड़ी कोष्ठक के अंदर 1 और 100। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो शुरू और अंतिम दोनों संख्याओं को आप शामिल कर रहे हैं। बात समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूजन है अमन, ये फिर से कर दें, बोलिए। समझ में आ गया सर। अमन आपसे समझ रहे कहीं हैं, भाग गया है सर। भाग गया ना, वही हमरो लग रहा है पूछ पाछ के म्यूट करके वो भाग गया होगा। तो एक बात सीधा सीधी ये बोला गया बाबू कि इस तरह से दिखाया गया ना कि मान लो 1 से 100 तक की संख्याओं को तुम कैसे लिखोगे, लिखना तो उतना संभव नहीं है। तो ऐसे लिखा गया कि भाई हम अगर ब्रैकेट के दे करके ही हम अगर डिसाइड कर लें तो हम सारा चीज बता सकते हैं, इसीलिए इस तरह से ब्रैकेट करके बनाया गया। अगर खुला ब्रैकेट कहा तो मतलब बीच की संख्या है, बड़ी ब्रैकेट कहा तो इसका मतलब शुरुआत और अंत मिला करके संख्या है। तो ये चीजें केवल समझने के लिए एक बनाया गया है। और इसी तरीके से अगर मान लो और आगे बोल दिया, अगर इसी तरीके से बोल दिया कि 1 से लेकर, जैसे मान लो आपको बोल दिया 1 से लेकर 10 मिनट में ही खत्म भी होगा, 1 से लेकर, ठीक है, 100 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच, ठीक है, संख्याओं का निरूपण, 1 से लेकर 100 के बीच संख्याओं का निरूपण आपको करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 से लेकर बोला है, ठीक है, तो 1 से लेकर बोला है मतलब 1 को तो शामिल रखना ही है, ठीक। लेकिन 100 के बीच बोला है, 100 के बीच बोला है, तो 100 के बीच मतलब 100 से छोटा ही रखना है ना। तो मतलब 1 से शुरू करके 100 तक हमको नहीं पहुंचना है, मतलब 99 तक रखना है। मतलब एक साइड तो बंद कर देना है लेकिन दूसरे साइड खुला ही रखना है। मतलब तब उसको कैसे लिखेंगे, 1 और यहाँ पे दे देंगे ऐसे करके 100। यानी यहाँ तक तो इस लिमिट को 100 को तो शामिल नहीं करना है, सिर्फ 1 को शामिल करना है। यानी इसको लिखने का तरीका क्या हुआ भाई, 1 से ले करके 100 के बीच संख्याओं का निरूपण। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर कोई y कोई वैल्यू है तो y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन लेस देन आपको क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये चीजें हम लोग लेके समझ सकते हैं कि मतलब क्या 1 को शुरुआत करें लेकिन 100 तक न पहुंचे, 100 से पहले ही रुक जाएं। तो इसको लिखने का तरीका हो गया 1 से, तो इधर शुरुआत, इधर जो होता है वो शुरुआत करना होता है, तो 1 से तो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन 100 तक हम लोग ना पहुंचकर इधर पहले ही खत्म हो रहे, इसके छोटी कोष्टक दे देंगे, बड़ी कोष्टक दे देंगे, मतलब 100 तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अगर बोल दिया कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ी 100 तक की संख्याओं का निरूपण, 100 तक की संख्याओं का निरूपण करना है। इसका मतलब क्या,
1 को हमको शामिल नहीं करना है, लेकिन 100 तक जाके पहुंच जाना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को शामिल नहीं करना है, यानी इधर तो छोटी कोष्ठ दे देंगे, क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, लेकिन 100 तक वहां पे पहुंच रहे हैं, इसीलिए 100 तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए 100 को हम लोग क्या कर दिए, इधर बड़ी कोष्ठक दे देंगे। मतलब जहां तक हमको पहुंचना है वहां पर एक बड़ी कोष्ठक दे देंगे, और जहां तक वैल्यू को इग्नोर करना है तो वहां पे हम लोग छोटी कोष्ठ दे देंगे। इसको कहते हैं खुला अंतराल, ये कहलाता है बंद अंतराल। यानी इसको कहेंगे बंद, मतलब वहां तक पहुंच के दरवाजा बंद हो गया और यहाँ तक अंतिम वाले दरवाजे को खुला ही रखते हैं, यानी ये हो गया खुला, ये क्या हो गया, बंद। तो ये चीजें आपको इसी तरीके से टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको निकालना रहेगा। ये चीज हमेशा आप माइंड में रखिएगा कि अगर बोल दिया 1 से लेकर के 100 के बीच, मतलब 1 से शुरुआत करे लेकिन बीच में रखे, किसके बीच में भाई, तो 100 के बीच में। ठीक है, 1 से शुरुआत करने को बोला तो 1 तो इधर दे दिए, लेकिन 100 तक नहीं पहुंचना है तो इधर बड़ी छोटी कोष्ठक 100 दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई y वैल्यू है जो 1 से बड़ा और बराबर है, लेकिन 100 से क्या है, छोटा है। अब उसके बाद बोला कि 1 से बड़ी लेकिन 100 तक की संख्याओं का निरूपण। इसका मतलब क्या, 1 से बड़ी, 1 को तो शामिल नहीं कर, लेकिन 100 तक करना है, इसलिए 100 को ले जाकर के हम यहाँ पे क्या कर दिए, तो बंद कर दिए। तो ये चीजें आपको रहता है, इस चीजों को देखते हैं। तो यही 4 तरीके मिलेंगे, 4 तरीके मिलेंगे। 4 तरीके में मतलब क्या हुआ, तो इसको हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि अगर छोटी कोष्ठ के अंदर दे दिया a और b, इसका मतलब क्या हुआ कि y कोई वैल्यू है जहाँ पे y इज ग्रेटर देन a और लेस देन क्या है, b है। अगर बोल दिया कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर a और b दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y कोई अवयव है जहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरह से दे दिया कि अगर y ऐसे खुला दे दिया और a और b दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि y कोई अवयव है जहाँ पे y जो है आपको क्या है, ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। उसी तरह से जैसे, और एक और ऐसे कंडीशन दे सकता है कि a और b, तो मतलब क्या हो गया कि y कोई अवयव है जहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन b। ये आपको 4 कंडीशन आपको मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये चीजें हम हमेशा इस पर ध्यान देंगे। क्या क्लियर हुआ बाबू? इसको कहते हैं ओपन, मतलब कि ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। इसको कहेंगे, इसको खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल। ये खुला अंतराल हो गया, ये बंद अंतराल, ये हो गया क्या थी तो भाई, बंद अंतराल। ये हो जाएगा खुला बंद, ये बंद खुला। ऐसे पहले से बाएं से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे बंद, ये हो जाएगा आपको खुला, यानी बंद खुला अंतराल, और ये हो जाएगा खुला बंद अंतराल, खुला और बंद अंतराल। तो यही चीज आपको एक टाइप इसमें आपको दे देगा। ये चीज आपको क्लियर रखिएगा। क्या बाबू क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन भी है? बाबू सुधांशु क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भी है? बता दो तो फिर से नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है ना? सर क्लियर है। हाँ, तो इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या, 1 से लेकर के अगर 100 तक के बीच में बोलेगा, 1 से 100 के बीच, मतलब इस तरीके से अगर बोलेगा 1 से लेकर के 100 तक, तो ऐसा। अगर बोलेगा 1 से बड़ी 100 तक संख्या है, तो ऐसा। अगर बोलेगा कि क्या 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो ऐसा। इस तरीके से हम लोग लेकर के चीजों को समझेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो यही आपको आ जाता है इसमें। देखिए यही आपको दिखाए हैं। थोड़ा देर के बाद ये आपका डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि 40 आधा घंटा हो रहा है ना, तो इसीलिए देखिए वही इसमें हम लिख करके बता दिए हैं। ठीक है, एक और लास्ट बच जाएगा घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी इतना हम बना लेंगे तब। देखिए ऐसे बता देते हैं। देखिए घात समुच्चय में क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय ए जिसके अंतर्गत कितना जितना अधिकतम से अधिकतम समुच्चय बना सकते हैं, वही उसका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई भी समुच्चय है, उसके अंतर्गत हम लोग कितना अधिक से अधिक समुच्चयों का निर्माण कर सकते हैं, वही उसका घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम से क्लियर है। अगर समुच्चय ए है, उसके अंतर्गत जितने भी उप समुच्चय बना सकते हैं, उन सभी का संग्रह क्या कहलाता है, ए का घात समुच्चय कहलाता है।
जैसे में एक एग्जाम्पल दे दिया कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई ए जो है ना, कोई समुच्चय है ए, तो ए का अवयव है 1 2, तो इसका अगर घात समुच्चय लिखना होगा तो क्या दे सकते हैं? एक तो सबसे पहले फाई दे देंगे जो रिक्त समुच्चय कहलाता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई? 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं और 1 2 दे सकते हैं। यानी इस तरह से हम लोग घात समुच्चय को लेकर के निरूपित करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम एक एग्जाम्पल दे करके हम इसको समझा देते हैं। इसमें थोड़ा देर के बाद इस साइड डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब वो है। देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे क्लियर और ब्रांच। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए समुच्चय है, कोई ए समुच्चय है और ए का अवयव है 1 और 2, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका पावर सेट बनाइए, मतलब घात सेट क्या क्या हो सकता है, पावर्स ऑफ ए। तो देखिए एक तो सबसे पहले तो फाई जो रिक्त समुच्चय बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का एक अवयव होता है, ये आप मान के चलिए। इसको एक रिक्त और ये हो जाएगा समुच्चय। रिक्त ये हो गया समुच्चय। और इसके अंदर और क्या हो सकता है? बस रिक्त समुच्चय कर दिए। इसके अंदर एक और क्या दे सकते हैं? तो 1 भी अवयव हो सकता है। एक और अवयव क्या हो सकता है? तो 2 भी हो सकता है। एक और अवयव क्या हो सकता है? 1 और 2 हो सकता है। इसके बाद तो कोई अवयव नहीं हो सकता। तो यही आपको क्या कहलाता है? तो भाई घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय क्या कहलाता है भाई? तो इसके उप समुच्चयों के संग्रह को ही इसका घात समुच्चय कहते हैं। तो कभी भी घात समुच्चय लिखने के लिए आपको बोलेगा, इसी को कहते हैं पीए। का मतलब हो गया आपको तो घात समुच्चय। ये आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं? तो भाई एक रिक्त समुच्चय तो रहेगा ही रहेगा, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 1 2 हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख करके घात समुच्चय कहलाते हैं। कभी कभी अगर पूछेगा कि इसके अवयवों की संख्या, तो घात कोई भी समुच्चय ए है, ठीक है, तो उसको अवयवों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? अगर आपसे बोलेगा अवयवों की संख्या किसका भाई? तो कोई घात समुच्चय का, तो हम लोग कहेंगे 2 का पावर n, यानी n बराबर क्या हो गया? तो समुच्चय ए में ठीक है अवयवों की संख्या, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो आप यहीं से थोड़ा सा हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि ए समुच्चय ए में अवयव कितने हैं? ए में कितना अवयव दिख रहा है बाबू आपको? ए में कितना अवयव है यहाँ पे? 2।